नाम है प्रायिकता, यानी पहला नाम जो स्टार्ट हो रहा है इसका पी से हो रहा है। क्या हो रहा है? पी से। तो जो प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता, प्रायिकता होती क्या है? संभावित घटनाओं, संभावित घटनाओं को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कोई भी संभावित घटना हो, जैसे कि मान लो कल बारिश होगी, तो ये एक संभावित घटना है एक तरीके से, या फिर हम काल्पनिक घटनाओं को प्रायिकता बोल सकते हैं। अब जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता को व्यक्त किया जाता है पी से, और इसके अंदर जो घटना घटती है उसको व्यक्त किया जाता है ई से। प्रोबेबिलिटी और ई यानी इवेंट, इवेंट यानी घटना। जैसे कि मान लो हमारे पास एक बैग है, ठीक है, और उस बैग में गेंद है। क्या है? गेंद। जैसे लाल, पीली, काली। जैसे लाल गेंद आ रही है तो लाल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेड। क्या बोलते हैं? तो पी तो आएगी प्रायिकता। अब घटना किस में घट रही है? लाल गेंद में, तो आर आ जाएगा ना। तो इसका जैसे फॉर्मूला हम लिखें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी ई बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। ये आपका प्रायिकता का सूत्र हो गया इसमें। ठीक है, अब देखिए जो प्रायिकता की सीमा होती है, प्रायिकता की सीमा, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन इसमें हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे। प्रायिकता की सीमा, प्रायिकता की सीमा क्या होती है? यानी जैसे पी ई, ये हो गई घटना घट रही है। अब जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या लगभग 0 के बराबर, परंतु 1 से छोटी या उसके लगभग बराबर होती है। ठीक है, ये प्रायिकता की सीमा होती है। यानी हम अगर इसको हिंदी रूपांतरण रूप में लिखें तो ये लिख सकते हैं कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता 0 से बड़ी या लगभग बराबर तथा 1 से छोटी या लगभग बराबर होती है। ये प्रायिकता की सीमा है। ठीक है, प्रायिकता की सीमा आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि प्रायिकता की सीमा होती है, तो उसमें खालिस्तान भी दे सकता है या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी होती है। ये देखो बड़े का साइन है यहाँ पर, ये जो चिन्ह है ना, ये बड़े का। फिर इसमें ये नीचे जो लाइन खींच रही है लगभग का मान आ गया, ये क्या आ गया? 0 के लगभग। जैसे मान लो मान आ गया 0.1, 0. या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0.0.01, तो वो लगभग 0 के बराबर हुआ ना। इसी तरीके से 1 से बड़ी, 1 से छोटी, जैसे 0.9, एक छोटा है, या फिर हम लिखे 0.9999, तो वो लगभग 1 के आसपास आ गया ना। तो हम एक भी उसका सह निकट क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या लगभग उसके बराबर तथा 1 से छोटी या लगभग उसके बराबर होती है। ठीक है, इसमें कुछ घटनाएं घटती हैं प्रायिकता के अंदर। जैसे घटना घटती हैं, पहली घटना होती है जैसे संभव घटना। ठीक है, संभव घटना या प्रारंभिक घटना। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉसिबल। क्या बोलते हैं? या फिर इसको हम निश्चित घटना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निश्चित घटना। तो देखिए ये प्रश्न आप इसमें से परिभाषा नहीं पूछी जाती है आपसे, इसमें केवल इनकी प्रायिकता पूछी जाती है कि भाई जो संभव घटना होती है, संभव घटनाओं का प्रायिकता योग क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। यानी संभव घटनाओं का प्रायिकताओं का योग 1 होता है। 1, जैसे कि मान लो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये संभव है ना? संभव है ना?
या फिर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो ये भी संभव है। तो ये संभव घटना हो गई, यानी कोई भी काम संभव हो तो उसमें मतलब जो प्रायिकता होती है उसकी जो प्रायिकताओं का योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद में असंभव घटना, असंभव, इसको निर्धारित घटना भी बोलते हैं। निर्धारित घटना, असंभव घटना यानी इसको हम बोल सकते हैं मतलब जो संभव, मतलब घटना संभव न हो, ठीक है। असंभव घटना जैसे कि मान लो एक सप्ताह में 8 दिन होते हैं, क्या ये संभव है क्या, नहीं है ना, तो ये है असंभव घटना। क्या है, असंभव घटना। तो इनका जो प्रायिकता योग होता है ना, देखो असंभव घटनाओं का प्रायिकताओं शून्य होता है, शून्य होता है। अब देखो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि मान लो एक पासे को फेंकने पर 7 अंक 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी भाई। एक पासे को जब फेंकते हैं ना तो एक पासे में 6 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। ऐसे डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर सीधा ना पूछकर प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछ सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की घटना निम्न में से है, संभव, असंभव, है ना, या दोनों में से कोई नहीं, या फिर पहला, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि संभव घटना क्या होती है, असंभव घटना क्या होती है। संभव घटना वो होती है जो घट सके, ठीक है, और असंभव घटना जो घटित न हो सके, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में एक इसमें और फॉर्मूला आता है, पी ई प्लस पी ई भार बराबर कितना होता है, 1। ये सूत्र है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे पी ई घटना घटती है, घटना घटती है, और पी ई भार घटना नहीं घटती है, घटना नहीं घटती है। तो ये हो गया। जैसे कि मान लो देखो ये प्रश्न इसमें आता है कई बार कि जैसे ई नहीं की घटना, ई नहीं की घटना 0.05 है, तो ई के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कई बार एग्जाम्पल के रूप में, देखो जैसे आपको दे दिया ई बराबर 0.05 है, ठीक है, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आ गया। तो अब आपको पता है कि भाई इसमें तो घटना घट रही है और इसमें घटना नहीं घट रही, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पी ई प्लस पी ई भार बराबर कितना हो गया, 1, इसका मान कितना 0.05, और इसका मान हमें निकालना है बराबर 1 हो गया। तो देखो पी ई भार बराबर 1 और ये आगे जाएगा माइनस 0.05 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1.0 आ जाएगा ना, मतलब ये हो गया आपका कितना, देखो ये ऐसे कटेगा, यानी 1.0 फिर 0, यही तो है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05, तो कितना आ गया 5, 9.0 यानी 0.95 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है। एक बार उतारो। देखिए इसके बाद में है संख्या, कुछ से बेसिक टॉपिक हैं, इनको हम क्लियर करते हैं, ये प्रश्नावली हमारी क्लियर हो जाएगी ना। प्रश्नों से मतलब नहीं, इसका बेसिक समझना जरूरी है ना। देखिए पहला टॉपिक होता है इसका संख्या का, ठीक है। अब इसमें संख्या कौन सी है, सम संख्या किसे कहते हैं। जैसे पासे में भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन, या फिर इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इनमें कुछ क्वेश्चनों को भी हम साथ में सम्मिलित करते हुए इसको आगे मतलब करेंगे इस प्रश्नावली को। सम संख्या, देखिए जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सम संख्या हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एग्जांपल ले, जैसे देखो ये है, तो इकाई का अंक इसका क्या है 6, सम हो गई। इसी तरीके से विषम संख्या, जिस संख्या में 2 का भाग जाए,
2 का भाग नहीं जाए, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 3 ही है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता ना पूरा पूरा। इसी तरीके से 37 है, 37 में भी नहीं जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, है ना, तो वो संख्या विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या। भाज्य संख्या, अब देखो भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें अन्य संख्याओं का भाग जाए, खुद का तो जाए ही जाए लेकिन दूसरी संख्याओं का। अब जैसे देखो इसमें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो गई? भाज्य संख्या। ये क्या हो गई भाई? देखो जैसे 4 है, 4 में खुद का भी जाता है, 2 का भी जाता है ना। जैसे 6 है, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, खुद का तो जाता है। इसके बाद में आती है अभाज्य संख्या। ये नीचे जो दोनों संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर यहाँ से संख्याओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं या खुद का ही भाग जाए। जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये 50 तक हो गई। ये कहाँ तक हो गई? ये ऐसी संख्याएं हैं जो इनमें खुद का ही भाग जाता है, इनमें खुद का ही। जैसे देखो 2 का पाड़ा आता है तो 2 का ही आएगा ना। 3 का, 3 किसी में देखा है दूसरे पाड़े में? 3 के अलावा नहीं देखा। 5 में खुद का ही जाता है। 7, 11, कई बच्चे यहाँ पर 9 भी कर देते हैं। 9 नहीं होता है, 9 में 3 का भाग जाता है ना, और 9 का तो जाता ही जाता है। फिर 3 के पाड़े में आता है ना 9, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। 13 हो गया, 17 हो गया, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो ये क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या। अब देखिए पूर्णवर्ग संख्या, वह संख्या जिसका वर्गमूल करने पर पूरा मान प्राप्त हो, पूरा मान प्राप्त हो। जैसे देखो √1 तो क्या आएगा? 1, ठीक है। √4 कितना आएगा? 2, कितना आएगा? इसी तरीके से √9 कितना आएगा? 3, √16 कितना आएगा? 4 आएगा, √25 कितना आएगा? 5 आएगा। समझ आ गया? तो ये आपकी वर्गमूल संख्याएं हैं। जैसे कि कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि 1 से 50 तक की वर्गमूल पूर्णवर्ग संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 1 से लेकर 50 तक में देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 कितनी हो गई? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7, ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, तो ये आपकी संख्या हो गई। क्या हो गई? अब इसमें देखो पासा होता है ना, पासे से संबंधित भी क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। देखिए पासा, देखो पासे में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक पासे को फेंकने पर कुल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब 6 परिणामों में देखो कुछ भी आ सकता है, संख्या होती है विशेषकर, है ना। जैसे इसमें 6 तक की संख्या बनाकर दे देता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये संख्याएं तो आई ना। अब देखिए अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? संख्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो संख्या और जो पासा होता है, इन दोनों का आपस में क्या होता है? संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। इसी तरीके से जब 2 पासों को फेंकते हैं तो कुल कितने परिणाम होते हैं? 36। तो इस 36 परिणाम की चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। पहले ये संख्या और पासों से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। देखो जैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो देखो अब इसमें कैसे करेंगे भाई? आपको पता है, देखो एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं हमारे पास? कुल परिणाम 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6। अब इसमें कौन सा अंक? सम अंक। सम अंक या सम संख्या, बात हुई है, सम अंक या सम संख्या। तो देखो सम अंक, अब सम अंक कितने इसमें? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या ना। तो सम कौन कौन सी हुई? 2, 4, 6। तो कितने हो गए?
3 हो गई। कितने हो गए? तो देखो समय अंक आने की प्रायिकता हम इसको मान लेंगे जैसे पी एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी यानी प्रायिकता, ऐसे नहीं घटना, ठीक है। तो पी एस बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा पी एस बराबर 3/6। तो पी एस का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया, ठीक है। मैं देखो संभावित परिणाम कितने? 3 और कुल परिणाम कितने थे? 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से और कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक पासे को फेंकने पर भी समअंकानिक प्रायिकता, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर भाज्य संख्यानिक प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्यानिक प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर पूर्ण वर्ग संख्यानिक प्रायिकता। तो देखो पूर्ण वर्ग कौन कौन सी इसमें? 1 और 4। तो कितनी हुई? 2। तो 2 बटा कितना हो गया? 6 हो गया। अब इनका उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे एक पासे को फेंकने पर समअंकन यानी प्रायिकता। तो सम नहीं आएगा तो कौन सा आएगा? विषम आएगा। तो विषम कितने हुए? 3 हुए ना। ऐसे आपसे पूछ सकता है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या नहीं यानी प्रायिकता, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बन जाते हैं। तो आपको संख्याओं का नॉलेज हो ही गया। इसके बाद में एक पासे को फेंकते हैं और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसका पता पड़ गया, ठीक है। अब हम सीखते हैं जब 2 पासों को फेंकते हैं तो 36 परिणाम कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिए 2 पासों का क्वेश्चन कैसे बनता है। जब हम 2 पासों को फेंकते हैं तो 36 परिणाम आते हैं हमारे पास। कितने आते हैं? 36। जैसे मान लो एक काले रंग का पासा है, इसके कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6। और एक नीले रंग का पासा है तो इसके भी कितने हो गए? 6। तो इस प्रकार टोटल परिणाम कितने हो जाते हैं? 6। अब समझो यहाँ पर देखो, एक रे कितना हुआ? 2। अंकों का योग हो रहा है ना, अंकों का गुणनफल भी आ सकता है। जैसे भाई 1 गुना 1 कितना हुआ? 1। 2 एकम 2, यही हुआ ना। तो ऐसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे आप पूछ ले इसमें कि 2 पासों को फेंकने पर, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, मान लो आपसे पूछा गया 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, ठीक है। ये पूछ लिया आपसे प्रश्न। कितने पासे हैं? 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। अब कुल परिणाम कितने हुए? 36 हुए ना। अंकों का योग कितना आना चाहिए? 5। तो देखो 1 रेख नहीं, 2 रेख, 3 रेख, 4 रेख, यहाँ पर हो रहा है ना। तो देखो आगे लाइन पूरी कितने हुए? 1 2 3 4। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्मूला कितने? 5 पूछा था ना, कितने आए? 4। तो अब ये सारणी बनाने में कितना टाइम लगता है ना। तो आप हमेशा देखो कैसे ध्यान रखोगे, अंकों का योग लिख लो। कितने तक? 12 तक। 12 तक ही होता है ना, 1 से 12 तक होता है। कितने तक? 1 से 12। 1 से 12 तक गिनती लिख लो, फिर उसमें संख्या लिख लो। भाई अंकों का योग 1 0 होता है, 2 कितना होता है? 1, 3 कितना होता है? 2 बार, 4 3 बार, अंकों का योग 5 कितनी बार होता है? 6 5 बार। मतलब देखो 0 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टी लिख दो यहाँ से 5 4 3 2 1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे याद कर सकते हैं। तो अब देखो अंकों का योग 5 आने की संख्या, आने की, जब तक हमारे पास संख्या नहीं होगी हम प्रायिकता कैसे निकालेंगे? कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, 1 2 3 4। तो इसके मैं प्रायिकता आपको सीधी बता रहा हूँ। इसमें जैसे प्रायिकता आप सूत्र वगैरह लगाओगे इसमें, तो ये हो जाएगी 4/36, मान आ जाएगा 1/9। यानी प्रत्येक 9 अंकों में, है ना, प्रत्येक 9 अंकों में एक अंक ऐसा है, 2 अंक ऐसे हैं जिनका योग कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। कितना हो रहा है? तो आप देखो ये सारणी भी बना सकते हो एग्जाम में, अगर बनाओ तो। नहीं तो ज़्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से तो ये रहती है कि आप इसको याद कर लो कि आपसे अगर पूछ लिया परीक्षा, मान लो अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता तो 5/36। अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता 2/36, ठीक है। अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता तो 13 तो होता ही नहीं है, तो 0 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता तो कितना? 2/36।
ये भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये होता है 2 पासों को फेंकने पर, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। एक इसमें ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि कम से कम 5 किसी बार में नहीं आए, तो वो हम जब प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसके साथ लेकर उन प्रश्नों को हल करेंगे। अभी हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं कि भाई कौन कौन सा इसमें टॉपिक दिया गया, जैसे संख्या दिया, एक पासा दिया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं सिक्का। क्या पढ़ेंगे? सिक्का, ठीक है। देखो सिक्के का टॉपिक देखो। अब एक सिक्के को एक बार उछालने पर या फेंकने पर भी आ सकता है, उछालना या फेंकना। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। कितने? 2। भाई चित्त और पट्ट, यानी चित्त और एक होता है पट्ट। देखो पैट तो ये आ जाएगा टी, है ना। टे टमाटर है ना, तो ये टी से बनता है। किससे बनता है? और ये चित्त, भारत और पैसा, हेड टेल बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और चित्त। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2, 1/2, और पट आने की भी 1/2, और पटने आने की भी 1/2, और चित्त नहीं आने की प्रायिकता भी। भाई मान ही 2 हैं, उसमें से अगर ये आ रहा है तो इसकी भी 1/2, ये नहीं आ रहा है तो भी 1/2, तो सबकी क्या होगी? 1/2। अब इसके बाद में 2 सिक्कों को उछालने पर कुल कितने परिणाम? 4 परिणाम। अब 4 परिणाम कौन कौन से होते हैं समझो। हेड 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 हेड, ये हो गया। फिर होता है हेड टेल, ठीक है। फिर होता है टेल टेल, और फिर लास्ट में आ जाएगा टेल हेड। ये 4 परिणाम हो गए, ठीक। ये सभी के सभी क्या है इसमें? चित्त। ये चित्तपट, ये पटपट, और पट चित्त, ठीक है। ये हो गए 4 परिणाम। अब 3 सिक्कों को एक साथ उछालें। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके इस चैप्टर में, तो वो दोनों क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि जब भाई एक सिक्के को उछालने पर कम से कम चित्त आने की प्रायिकता, है ना। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, या ये ऐसे बोल सकता है भाई एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है ना, 2 सिक्कों को उछालने पर, जैसे मैंने बोला एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो 4 परिणाम बन गए। अब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो बात वही आ रही है ना, भाई एक बार इसको उछाल दे रहे, एक बार इसको उछाल दे, तो उछाल तो वही 2 हो गई ना। तो ये भी ध्यान रखना अपने को। तीसरा, 3 सिक्कों को उछालने पर। अब यहाँ पर ये ऐसे भी आ सकता है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को, और यहाँ पर 3 सिक्कों को उछालने पर, तो कितने परिणाम बन गए? 8। कितने बने? अब देखो एच एच एच, ये ना 3 इसके हुए, और इधर टेल टेल टेल। अब ध्यान देना, एच एच एच, इसके स्थान पर लगा दो टी, फिर एच टी टी, बना ना। कितने हो गए इसके? खत्म। फिर ये तो मैं बताया मैंने, इसको मिटा दी इधर से, टी टी टी, आ गया समझ में? अब टी टी एच, टी एच एच, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। एक बार बीच में टी लगा दो और एक बार बीच में एच लगा दो, तो इस प्रकार कितने परिणाम हो जाएंगे आपके? 8 हो जाएंगे। कितने परिणाम हो जाएंगे? तो ये सिक्कों से संबंधित इसका बेसिक है, वो आपको इसमें प्रश्नों के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। देखिए वर्ष होता है लीफ वर्ष एक तो, और एक होता है एलीफ वर्ष, ठीक है। लीफ वर्ष वो होता है वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, तो वो होता है लीफ वर्ष। यानी उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन, और फरवरी 29 दिन की होती है। 52 सप्ताह हो जाएंगे। 52 सप्ताह कैसे होंगे भाई? 366 है ना, इसमें हम 7 का भाग लगाएंगे ना 366 में, तो 52 बार जाएगा, 2 दिन क्या बच जाएंगे उसके? शेष बच जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एलीफ वर्ष में 365 दिन और फरवरी 28 दिन की होती है। मतलब 4 वर्षों में फरवरी एक एक दिन की जुड़कर 1/4 जुड़कर पूरा एक दिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर? ये 366। उसे 365 से 1/4 होता है ना। लेकिन इसको शुद्ध गणना करने के लिए हम क्या मान लेते हैं? 365 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 52 सप्ताह एक दिन शेष रहता है भाई। 365 में जब आप 7 का भाग लगाओगे ना, तो 52 बार पूरी बार जाएगा, एक दिन शेष बच जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये तो है वर्ष से संबंधित इसके बेसिक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों के अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। अगर आप देखो तो इसमें एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। अब समझना,
यहाँ पर कितने रविवार आ रहे हैं? 52। तो इसको हल करोगे तब देखो, चूंकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन शेष रहते हैं। तो देखो 53 रविवार चाहिए हमें। कितने चाहिए? 52 कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ से एक बच गया। अब एक दिन है ना, एक मतलब एक रविवार, वो किस में से आएगा? इन 2 दिनों में से आएगा। ठीक है। अब 2 दिनों के लिए कितनी स्थिति बनेगी? 7 स्थितियां, है ना। 2 दिनों के लिए कितनी स्थिति बनेगी? देखो, शेष दिनों की स्थितियां कौन कौन सी? देखो, संडे, मंडे, ठीक है, फिर मंडे, ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे और सैटरडे, संडे। कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7। कितने परिणाम आ गए? कुल 7 परिणाम आ गए। ठीक है। अब ये देखो, हमें आवश्यकता पड़ रही है ना रविवारों की, तो इसमें कितने रविवार आ रहे हैं? देखो, एक तो इसमें आ रहा है, एक और एक इसमें, तो कितने हो गए? 2। तो इसके संभावित परिणाम कितने बन गए? ठीक है, संभावित परिणाम कितने बन गए? तो इसकी जो प्रायिकता आएगी, इसकी प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 2/7। ठीक है, ये आ गई। कितनी आई? 2/7। 366 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, हमें केवल जो दिन बच रहे हैं ना उनकी प्रायिकता निकालनी है। अब ये देखना है, इसको समझना आप। लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, यहाँ पर कितने पूछे? 53। तो लीप वर्ष में देखो, लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 1 दिन शेष रहता है। ठीक है। अब जो ये 1 दिन रहता है ना, 1 दिन की स्थितियां, 1 दिन की स्थितियां। अब 1 दिन की स्थिति देख कौन कौन सी बन जाएंगी? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 दिन हो गए ना। कितने दिन हुए? अब देखो समझना, इसमें कितने रविवार चाहिए? 52। तो 52 कंप्लीट हो रहे हैं ना। अब रविवार से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इससे रविवार से कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पर कितनी स्थितियाँ बन गई? 7 ही बनी है। 7 ही बनी है ना। तो देखो, इसकी जो प्रायिकता आएगी हमारे पास, वो प्रायिकता क्या हो गई? 6/7। 6/, भाई 1 2 3 4 5 6, 6/। भाई रविवार जब इसमें हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, हमारा कोटा पूरा हो रहा है 52 से 52, तो जो मान आ रहा है ना उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर भी आपसे कितना पूछता, 52 100 मार्क पूछ लेता ना, तो भी ये कितना था? 5/7। 5/, क्योंकि 2 स्थितियाँ बनती है ना इसमें अलग अलग, तो ये बनता है इस तरीके से क्वेश्चन इसमें। ठीक है, बता रहा हूँ। देखिए ताश, और हम इसको ताशमहल बोल सकते हैं। ताशमहल में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, कितने पत्ते हो गए? 52। और प्रत्येक 52 पत्तों की 4 कैटेगरियाँ होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 4। इसमें पान, ईंट, चिड़ी, उखम, और इनके प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 13-13 पत्ते। ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया, फेंटना, ठीक है, फेंटा गया तो पान, है ना, पान आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब पान आ रहा है तो पान में कितने पत्ते हुए? 13, तो 13/52 हो गया। ठीक है। अब हर कैटेगरी में देखिए क्या होता है, एक बादशाह होता है, बेगम होती है, बादशाह की बेगम, फिर गुलाम, इक्का, लास्ट में आ जाता है इक्का।
ये 4 होते हैं, ठीक है। अब बादशाह ना, पान में भी एक बादशाह, ईंट में एक, बेगम में भी एक, और बेगम भी एक, गुलाम भी एक, और ईंट, यहाँ पर सब में एक एक आएगा ना। इधर चिड़ी है ना, चिड़ी, चिड़ी में भी क्या होगा, एक, इधर भी एक, इधर भी एक, ठीक है। अब देखो टोटल काउंटिंग करें हम इनकी, जैसे बादशाह, तो बादशाह कितने हो गए, 4, ठीक है। इसी तरीके से बेगम भी कितनी हो गई, गुलाम भी कितने हो गए, और इक्का भी कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब समझो, ये जो पत्ते होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड पत्ते। फेस कार्ड मतलब इनके होता है चेहरा, चेहरे वाले पत्ते। एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, एक ताश की गड्डी को अच्छे तरीके से फेंटा गया तो लाल रंग के फेस कार्ड का पत्ता आने की प्रायिकता। अब लाल रंग के कितने हुए भाई, लाल रंग के देखो टोटल है ना, टोटल 12 होते हैं ना, 12 होते हैं ना कुल पत्ते, तो उसका आधा कर दो, कितना कर दो, आधा। तो अब देखो यहाँ पर समझो, लाल रंग के कुल, लाल रंग के कुल पत्ते 26, कितने हुए, 26 हो गए। इसी तरीके से काले रंग के कुल पत्ते, ये भी कितने हो गए, 26, आधे आधे हो रहे हैं ना। अब देखो अगर आपसे इसमें पूछा जाए लाल रंग के बादशाह, कुल बादशाह कितने हुए, 4 हुए, 4 हुए ना, तो लाल रंग के कितने हो जाएंगे, 2, और काले रंग के 2, इसी तरीके से, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चेहरे वाले कुल पत्ते, चेहरे वाले टोटल पत्ते कितने हो रहे हैं, 12, कितने हो रहे हैं, 12, 12 में 2 कैटेगरियाँ बट रही हैं, 2 कैटेगरी बट रही है ना। देखो 6 तो हैं लाल, 6 तो हैं लाल, 6 तो हैं और 6 हैं काले, ठीक है। तो 12 रंग के पत्तों में 6 लाल और 6 काले हो गए। इसी तरीके से अगर और भी इसमें प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, दैला है ना, दैला भी आ जाता है, तो सभी में वही एक ही तरीका चलता है। अब जैसे टोटल पत्ते हो गए हमारे पास 52, 4 कैटेगरियों में, पान, ईंट, चिड़ी, उखम, प्रत्येक के 13 पत्ते। बादशाह 4 हो गए, बेगम 4, गुलाम 4, इक्का 4, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया तो इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इक्का, इक्का पूछा है, ऐसे पूछा एक इक्का आने की प्रायिकता, तो एक का मतलब 4 ही आएंगे, ठीक है। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 4 बटा। तो ये हमारा इस प्रश्नावली का बेसिक था ना, हमने ये बेसिक पढ़ा है अभी, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे आगे। तो ये ध्यान रखना, पहले इसका बेसिक क्लियर हो गया तो चाहे से प्रश्न कहीं से भी बाहर से बने, आप इनको आसानी से कर सकते हो। और जहाँ तक संभावना होती है कई बार बाहर से ही बनाता है प्रश्नों को, ठीक है। तो आप इसका पहले बेसिक तैयार कीजिएगा।